चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 11। हम लोग का चैप्टर का नाम है समीकरण एक चर में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और आज हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यास 11 है। ठीक है, आज इसको पूरा हल कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको हल करने से पहले ना, इसके पहले की जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अभ्यास को हल कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना, रैखिक समीकरण एक चर में त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से। चलिए आगे दिया हुआ है समीकरण का हल करने की उपयुक्त विधि, दैनिक जीवन पर आधारित रैखिक समीकरण के वार्तिक प्रश्न, समीकरण को हल करने की पक्षांतर विधि। यह सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग भूमिका पे। भूमिका हम लोग को दिया हुआ है, पिछले अध्याय में हम बीजी व्यंजक, व्यंजक के पद, समान और असमान पदों की पहचान तथा समान पदों को परस्पर जोड़ने की विधा से अवगत हो चुके हैं। चलिए यह सब चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। चलिए फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसको। देखिए हम लोग पहले समझते हैं। देखिए चर क्या होता था, हम चर भी पढ़ चुके हैं। चर क्या होता था, हम लोग कोई भी संख्या जो हम लोग को अज्ञात रहता था, है ना, उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या मान लेते थे, एक्स वाई जेड यस भी टी कुछ भी मान लेते थे, है ना, अक्षर संख्या कोई मान लेते थे। यही हम लोग का होता था चर। ठीक है, इसका मान कुछ भी फिक्स नहीं रहता था, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग इसका वैल्यू आएगा। एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इस तरह हम लोग कुछ भी मान कर हल करते थे, ये हो गया चर। अच्छा, जिसका मान फिक्स रहता था ना उसको हम लोग क्या बोलते थे, अचर। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या 1 2 3, जिसका भी वैल्यू फिक्स रहेगा ना वो क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बीजी व्यंजक। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अच्छा, बीजी व्यंजक क्या होता है, कह रहा है ना जैसे चर होता है। ठीक है, चर पर अगर भी कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी संक्रिया लग गई है ना, तो वो क्या हो जाता था, बीजी व्यंजक। जैसे हम लिख दे बीजी व्यंजक क्या हो गया, x+2 हो गया। कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ x भी रहेगा तो भी हो जाएगा, है ना, y+z कुछ भी लिख देंगे तो यह लोग क्या हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, बीजी व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। चलिए, और व्यंजक के पद, जब पद की बात करेंगे, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे व्यंजक के पद में क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्यंजक में पद होता है, जैसे हम लिख दें x+y लिख दें तो इसमें कितना पद है, इस तरह एक पद है, यहाँ पे 2 पद है ना। चलिए, और समान और असमान पद पर क्या होता है, जैसे हम लिख दें यहाँ पे x लिख दें 2y और 3z, ठीक है, और x और y, ठीक है, चलिए 2x लिख देते हैं इस तरह। तो समान पद कौन कौन बनेगा, देखिए सिर्फ x वाला यह समान पद बना, और देखिए 2y और y हो गया ना, तो ये दोनों समान पद आपस में बनेगा। ठीक है, अच्छा, जब इन दोनों की बात कर देंगे, जैसे x और 2y क्या है, ये सब असमान पद हैं, इन दोनों की सिर्फ बात करेंगे तो ये असमान पद हैं। ठीक है, पहचान। चलिए यहाँ तक ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि समान असमान पदों को जोड़ने की विधा से अवगत हो चुके हैं। इसके साथ ही शब्दों और वाक्यों में वर्णित व्यवहारिक जीवन से संबंधित साधारण भाषा वाले गणित कथनों को चर के माध्यम से व्यंजक के रूप में लिखने की कला से भली भांति अवगत हो चुके हैं। आइए हम साधारण भाषा वाले गणितीय कथन को चर वाले व्यंजक के रूप में बदलने को एक उदाहरण के द्वारा समझें। ठीक है, दिया हुआ है कि राकेश ने अप्पू से कहा, अपने पास मेरे पास जितने फूल हैं उसका 4 गुना करके 5 फूल और जोड़ने पर कुल फूलों की संख्या 45 हो जाती है। इसे बीजी व्यंजक के रूप में लिखिए। चलिए, तो कह रहा है कि कैसे, बता रहा है आप कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि इस कथन को लिखने के लिए अप्पू सोचता है कि चूँकि राकेश के पास फूलों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसीलिए मान लेते हैं कि राकेश के पास x फूल है। ठीक है, कोई भी चर मान लेगा। ठीक है, तो दिया फूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुना। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ऐसे हम सब बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 4 गुना करके उसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। देखिए बोला था कि 4 गुना किया है तो 4x हो जाएगा, और क्या करके पुनः 5 और जोड़ने पर फूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4x + 5 हो जाएगी। यह एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जो अक्षर संख्या क्या है, यहाँ पे x है, अक्षर संख्या एवं अंक संख्याओं तथा मूल संक्रियाओं से
मिलकर बना है, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग लगा है, मूल संक्रियाएँ भी हैं, अंक भी है, इसमें अक्षर संख्या भी है, ठीक है। अक्षर संख्या यक्स है और संख्याओं की बात करें 4 5 है ना, और क्या है, चलिए, और जोड़ घटाना लगा है तो ये सब संक्रियाएँ हुई हैं इस पर, ठीक है, बना है। अतः कथन के अनुसार 4x + 5 = 45 जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला, देखिए एक चर है और रैखिक मतलब इस तरह लिखा रहता है ना, ax + b, है ना, आगे आएगा तो हम लोग समझेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह लग गया तो ये समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। इस इकाई में हम रैखिक समीकरण एक चर में का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया है गणितीय कथन का अर्थ। हम अपने दैनिक जीवन के वार्तालाप में कई प्रकार के वाक्य बोलते हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दिया हुआ है कि आज रात में वर्षा होगी। दूसरा दिया हुआ है कि आज के मैच में भारत जीतेगा। दिल्ली भारत की राजधानी है। संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, ठीक है, जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए 5 3 से छोटा है, 5 जो है 3 से छोटा नहीं होता है। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है इन वाक्यों में से प्रथम व द्वितीय वाक्य के सत्य अथवा असत्य होने की बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे ना कि आज रात में वर्षा होगी, यह संभावना व्यक्त कर रहा है ना, हो भी सकता है, सत्य भी हो सकता है या प्रश्न असत्य भी हो सकता है। मैच आज के मैच में भारत जीतेगा, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, दिल्ली भारत की राजधानी है, यह तो सही बात है ना। तो आगे दिया हुआ है होने की बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, मतलब इसी को दिया हुआ है ना कि सत्य भी हो सकता है असत्य भी, ठीक है। जबकि वाक्य 3 और 5 का सत्य या असत्य होना सुनिश्चित है। देखिए यहाँ पर सत्य असत्य ही होगा, है ना, ये तीनों फिक्स रहेगा। देखिए या तो दिल्ली भारत की राजधानी होगी तो कह देंगे कि हाँ है, और नहीं होगा तो लिख देंगे असत्य, लेकिन तो ये भारत की राजधानी है, ये तो सत्य बात है, ये सही बात है। और देखिए संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, 10 से बड़ा नहीं होता है संख्या 6, है ना, तो ये असत्य बात हो गया, ठीक है। और देखिए 5 क्या है, 3 से छोटा है, ऐसी बात नहीं है, 5 3 से बड़ा होता है ना, तो ये भी असत्य लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं ना कि कौन सत्य है कौन सत्य नहीं है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो कथन कहलाता है। आइए अब हम कुछ अन्य कथनों पर विचार करते हैं जो मूलभूत संक्रियाओं पर आधारित हैं। चलिए कथन ये सब दिया गया, देखिए कह रहा है 6 में 11 जोड़ देंगे ना तो ये 11 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 6 में 5 जोड़ देंगे, 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 के बराबर, ये तो सत्य बात लिखा था तो यहाँ पे सत्य लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जिधर चिड़िया का मुंह खुला रहता है ना वो बड़ी संख्या होती है ना, उधर बड़ा दर्शाता है, इधर खुला है तो यह बड़ा यह छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए चिड़िया का मुंह इधर खोल दिया है, ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि 2 बड़ा है 3 छोटा है, जो कि असत्य बात है। अब देखिए यहाँ पे यक्स में 2 जोड़ेंगे तो आपको 3 होगा, ठीक है, तो सत्यता के लिए यक्स के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान, अब यक्स के मान पर निर्भर करता है कि यक्स का मान क्या है, तब यह 3 के बराबर होगा ना। और क्या हो सकता है, सिर्फ यक्स का मान 1 हो रहेगा तभी यह सत्य रहेगा, है ना, बाकी सब पर गलत ही रहेगा, ठीक है, यक्स के मान पर निर्भर करता है। अब कह रहा है कि 2x और यहाँ पे देखिए 7 बड़ा है 2x छोटा है, तो अब यक्स के मान पर यहाँ पर भी निर्भर करेगा, है ना, यक्स का मान के हिसाब से होगा कि यह बड़ा है कि छोटा, लेकिन इस तरह नहीं बता सकते कि आप कौन है बड़ा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कह रहा है यक्स में से आप 6 घटा देंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यक्स के मान पर डिपेंड करेगा कि यक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, सत्यता यक्स के मान पर निर्भर है। हमने देखा कि इनमें से कथन 1 2 3 ऐसे कथन है जिसमें अक्षर संख्या नहीं है, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों में नहीं था अक्षर संख्या ना, मतलब एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं था। ये कथन सर्वथा सत्य अथवा असत्य कथन कहलाते हैं ना, ये असत्य होगा या असत्य होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ कथन 4 5 6 सर्वथा सत्य अथवा असत्य कथन नहीं है। इन कथनों की सत्यता यक्स के मान पर निर्भर करती है। कह रहा है कि यक्स के मान पर, हम बताएं कि यक्स के मान पर डिपेंड करेगा। अब यक्स का मान यही बताएगा कि असत्य है प्रश्न की असत्य है, ठीक है। अब चलिए उदाहरण के लिए दिया है x + 2 = 3, यक्स के मान 1 के लिए सत्य है, से सभी मानों के लिए सत्य। देखिए कह रहा था ना कि यहाँ पर देखिए 2 में क्या जोड़ देंगे कि 3 के बराबर हो जाएगा, वही 2 में 1 ही जोड़ देंगे आप तभी 3 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ यक्स के मान 1 के लिए सत्य है, शेष अब देखिए यक्स का मान 1 रखेंगे तो अभी ना 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, बाकी कोई भी मान रखेंगे तो ये असत्य होगा, ठीक है। पुनः दिया हुआ है 1 4 5, पुनः कथन 1 4 5 पर विचार कीजिए। चलिए
6 5 11 होता है, जो कि पहला कथन सत्य दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए 6 5 11 तो यह कथन सत्य ही है ना, ठीक है, यह तो सत्य होगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि देखिए अब यक्स में आप क्या जोड़ देंगे कि मतलब 3 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स का भरना रहेगा तो हम लोग क्या भरेंगे, एक ही भर देंगे। यक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है कि किस में से, देखिए ऐसी कौन सी संख्या रहेगी जिसमें से हम लोग 9 घटा देंगे, तो उसमें हम लोग 9 घटा देंगे। यक्स में ऐसा यक्स का अच्छा क्या मान हो सकता है जिसमें से हम लोग 6 घटा दें तो यहाँ पर हम लोग को 9 मिले, तो वो मान होगा 15। देखिए 15 एक ऐसी संख्या होगी ना, 15 में से आप 9 घटा देंगे ना, देखिए एक्स का वैल्यू सिर्फ 15 के लिए सत्य है, ठीक है। और एक्स का मान यहाँ पे 15 रहेगा, 15 में से आप क्या कर देंगे, 9 को घटा देंगे, ठीक है। तो नहीं 15 में से 6, 15 में से आप 6 को घटाएंगे, ठीक है, तभी आपको 9 मिलेगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि इन सभी कथनों में समानता सूचक चिन्ह है, ठीक है, बराबर का प्रयोग होगा। अतः यह सभी कथन समानता सूचक कथन कहलाते हैं। कथन 4 और 5 की सत्यता यक्स के मान पर निर्भर करती है। देखिए 4 5 यक्स के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि समीकरण क्या है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है, आपने बीजी व्यंजकों की अवधारणा के अंतर्गत तीलियों द्वारा अक्षर भी, कैपिटल एन आदि के विभिन्न प्रतिरूपों बनाकर उनमें प्रयुक्त होने वाली तीलियों की संख्या जानने के लिए एक नियम ज्ञात किया था। ध्यान दें, भी का एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या 2 है। जैसे देखिए भी बनता है ना, तो देखिए 2 तिलियाँ इस तरह लगेंगी, एक तिली इस तरह लगेगी, एक तिली इस तरह, 2 तिलियाँ लगेंगी, ठीक है। कह रहा है कि किंतु भी के यन प्रतिरूपों के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 2 यन हो जाएगी, है ना। चलिए जहाँ यन का मान 1 2 3 4 5 है ना, प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैपिटल एन का एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3 है ना। देखिए यहाँ पर देखिए एक इस तरह बनेगा, एक यहाँ तक 2, फिर इस तरह 3, ठीक है, 3 तीलियाँ इस तरह लगेंगी। किंतु यन के लिए यन प्रतिरूपों को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 यन हो जाएगी, ठीक है। जहाँ यन क्या 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं कि तीलियों की संख्या यन के मान के साथ बदलती है, इसीलिए यन को चर वेरिएबल कहते हैं। चर को दर्शाने के लिए यम लेम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड कोई भी आदि अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दिया प्रयास कीजिए। तो तीलियों की सहायता से यम के प्रतिरूपों बनाइए और इन्हीं के विभिन्न प्रतिरूपों के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। नियम लिखिए। चलिए तो हम लोग लिख कर दिखा देते हैं। देखिए चलिए हम लोग इस तरह बनाए थे, ठीक है। चलिए इस तरह हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यम बनाना है ना, यम के प्रतिरूपों की संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या। तीलियों की संख्या, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम बना देते हैं। देखिए यम के प्रतिरूपों की संख्या, जैसे देखिए जब आप बनाएंगे ना, यम बनाएंगे, देखिए इस तरह 1 तिली, इस तरह 2 तिली, ठीक है, और इस तरह 3 तिली, 1 2 इस तरह 3 1 4 तिली लगेगा एक यम बनाने के लिए। देखिए यम के प्रतिरूपों की संख्या 1 आप बनाएंगे ना तो आपको 4 लगेगा, 4 तिली आवश्यक तिलियों की संख्या 4 होगी, ठीक है। अच्छा 2 प्रतिरूप बनाएंगे तो ये कितना, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 तिलियाँ लगेंगी। अच्छा 3 बनाएंगे तो कितना, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसी जगह 4 बनाएंगे तो 4 चौको 16 तिलियाँ इस तरह लगेंगे, ठीक है। चलिए जब यहाँ पर आप ना यन प्रतिरूपों की संख्या जब यन ले लेंगे ना तो आपको आवश्यक तिलियों की संख्या कितना हो जाएगी, 4 यन हो जाएगी, है ना। 4 यन होता है, ये हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यन का वैल्यू 1 2 3 इस तरह रखेंगे, ठीक है। बहुत सारा रख सकते हैं, जितना रखेंगे उसमें कितना 4 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 रख कर देखिए कि समान आ रहा है कि नहीं दोनों, ठीक है। तो यन का मान जब आप 1 रखेंगे ना तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया और 1 हो गया, मतलब एक यम के प्रतिरूपों की संख्या अगर 1 होगी ना तो आवश्यक तिलियों की संख्या 4 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग को बनेगा।
आगे हम लोग को दिया उपयुक्त में यदि 10 तीलियों की संख्या दी गई हो तो भी के कितने प्रतिरूप बना सकते हैं। देखिए 10 तीली रहेगा तो एक, देखिए वी में कितना, एक और दो तीली लग रहा है ना, तो यहाँ पे आप 5 भी बना सकते हैं। तो आगे दिया हुआ है, हम देख चुके हैं कि भी के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितना है, 2 n है, ठीक है। n का मान, जहाँ n भी के प्रतिरूपों की संख्या है, अतः कितना 2 n बराबर, देखिए आवश्यक तीलियों की संख्या फार्मूला होता है 2 n, ठीक है। अब 2 n हो गया आवश्यक तीली, 2 n बराबर कितना, हम लोग के पास 10 तीलियाँ हैं तो 2 n बराबर 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे दिया हुआ है, यहाँ हम एक प्रतिबंध प्राप्त करते हैं कि जो चर n द्वारा संतुष्ट हो रहा है हम इसे निम्नांकित सारणी से जांच कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दिया हुआ है, बनाया गया वी की संख्या 1 रहेगी तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 रहेगी, ठीक है। 2 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 6, 4 रहेगा तो 8, दुगुना रहेगा सब कुछ, ठीक है। 7 रहेगा तो 14, अब जब n रहेगा तो कितना हो जाएगा, n रहेगा तो 2 n हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए यही वाला संतुष्ट करेगा, यही, क्योंकि हमको आवश्यक तीलियाँ यहाँ पर 10 दिया था ना, 10 दिया था, तो आप कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है प्रतिलोमता, यदि आपको तीलियों की संख्या दी गई हो तो भी प्रतिरूपों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपको तीलियाँ दी गई हैं तो आप भी को किस तरह निकाल सकते हैं, 2 का उसमें भाग देकर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, यदि आपको 10 तीलियाँ दी हुई हो तो आप भी के कितने प्रतिरूप बना सकते हैं। चलिए, इस स्थिति में 2 n बराबर 10 एक ऐसा प्रतिबंध है जो चर n द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि देखिए 2 n बराबर 10, ये संतुष्ट कब होगा, तो चलिए हम लोग 2 n बराबर हमको 10 चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n क्या होता है, भी वाला भी की संख्या है, 1 रहेगा तो आपको 2 तीलियाँ की आवश्यकता होगी, 2 रहेगा तो 4 तीलियों, इस तरह 10 तीलियाँ आपको कब मिले, देख रहे हैं ना, 10 तीलियाँ यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर यह सब नहीं बनेगा, यह सब नहीं बना, यह वाला जो संतुष्ट करेगा ये यही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये नहीं होगा, है ना, हमको सिर्फ 10 तीलियाँ थी, तो देखिए हम लोग कितने भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, ठीक है। यही पूछा था कितने भी आप बनाएंगे, तो यहाँ पे 5 भी बना सकते हैं। हम पाते हैं कि केवल n बराबर 5 के लिए उपयुक्त प्रतिबंध 2 n बराबर 10 संतुष्ट होता है, 5 के अतिरिक्त अन्य किसी मान के लिए नहीं, ठीक है। निष्कर्ष निकला कि एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक समीका के दोनों पक्षों का मान समान होता है। चर का यह विशिष्ट मान समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। जिस पर यह संतुष्ट कर देता है ना वही हल होता है। जैसे देखिए n बराबर कितने पे लिए यह संतुष्ट था, n बराबर कितना 5, n बराबर 5 के लिए ये क्या था, n का मान जब हम लोग 5 रख रहे थे 5 दूना 10, तभी यह संतुष्ट कर रहा था, तो यही क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। n का इस चर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है समीकरण एक संतुलित तराजू की तरह होता है जिसके बाएं पलड़े में बाटें रखते हैं और दाएं पलड़े में तौली जाने वाली वस्तु रखी जाती है, ठीक है। समीकरण को कथनों में बदलिए, ठीक है। यहाँ पर कितना यक्स प्लस कितना 7 बराबर 12 कह रहा है कि कथन बदलें, हम लोग लिख दे, अच्छा इसको लिखना रहेगा तो हम लोग चलिए किस प्रकार लिख देंगे, चलिए हम पहले वाले को लिख कर दिखाते हैं आपको। बोला x प्लस 7 बराबर कितना 12, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x में 7 जोड़ने पर 12 हो जाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख देंगे। चलिए दूसरा कितना है 5x बराबर 20 दिया हुआ है, ठीक है। लिख दीजिए x में 5 का गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है या गुणनफल 20 प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। चलिए यम दिया हुआ है, ये अक्षर संख्या है, ठीक है, या चर भी कह सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, यम का वैल्यू यम लिख देते हैं, यम में यम के 1/3 से, चलिए लिख देते हैं यम के 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यम के 1/3 में से 5
घटाने पर 5 घटाना भी है, ठीक है। यम के 1/3 में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे दिया हुआ है समीकरण का हल करना, समीकरण हल करना, ठीक है। इसको दिया हुआ है 3x + 7 = 28 दिया हुआ है। चलिए इस समीकरण के बाएं पक्ष में x को अलग करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हैं। यहाँ बायां पक्ष है, ठीक है, 3x + 7 है। इसमें 3x को अलग करने के लिए दोनों पक्षों में 7 घटा देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में हमको सिर्फ देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए ये बता रहा है कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। पर कह रहा है कि देखिए दोनों चीज़ बराबर है ना, तो कोई भी काम करेंगे तो बराबर रूप से करेंगे। चलिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो बराबर की इधर भी जोड़ेंगे तो 5, तो बराबर के 5 इधर भी देंगे, ठीक है। और घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे तो इधर भी, ताकि समीकरण क्या रहे, बराबर रहे, बराबर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाला दोनों में से 7 घटा दीजिए, ठीक है, जिससे समीकरण प्रत्येक दिशा में संतुलित रहे, है ना। दोनों में घटाएंगे तो समीकरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, ठीक है। दोनों पक्षों में 7 घटा देंगे पर अब देखिए 3x + 7 है, इसमें से भी 7 घटा दिया और 28 में से भी 7 घटा दिया, तो इसमें से 7 घटा देगा तो ये तो 0 हो जाएगा, +7 और -7 कितना 0 हो गया, तो सिर्फ 3x बचा। तो ये देखिए 28 में से 7 घटा देंगे तो आपको 21 बचेगा, ठीक है। पुनः दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, अच्छा 3 से भाग क्यों दे रहा है, दोनों पक्षों में देंगे, गुणा भाग जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। देखिए तो 3 से यह भाग इसलिए दे रहा है ताकि यहाँ से 3 विलुप्त हो जाए ना, ठीक है, सिर्फ हमको यह चर प्राप्त हो जाए। तो चलिए तो यहाँ पर 3 से भाग दीजिए तो यहाँ पर कितना 3/3 ये x हो जाएगा, और यहाँ पर भाग देंगे 3 7 21, तो यहाँ पे 7 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा x = 7, समीकरण का हल है, ठीक है। सिर्फ ही देखिए x का यही मान है जो इस समीकरण को संतुलित कर सकता है, ठीक है। देखिए 7 से लिखिए 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई भी मान और सही नहीं होगा ये इस समीकरण के लिए, इस रैखिक समीकरण के लिए x = 7 के अलावा कोई मान और संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। आ जाते हैं समीकरण बनाना। शैली ने भाई विशाल को कुछ रुपए देती है तथा उसकी माँ ने भी विशाल को 5 रुपये दिए। अब उसके पास 50 रुपये हो गए। शैली ने विकास को कितने रुपए दिए, चलिए माना शैली के पास 100 रुपये दिए, ठीक है। शैली ने विशाल को 100 रुपये दिए तथा उसकी माँ ने 5 रुपये दिए, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर। अब विशाल के पास 50 रुपये होंगे, ठीक है, तो 100 में 5 जोड़ देंगे, है ना। इसकी देखिए शैली ने भाई विशाल को कितना 100 रुपया दी और 5 रुपये उसकी माँ दे रही है, तो टोटल 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में से 5 घटा देंगे, ठीक है। इधर से 5 घटाइए, इधर से 5 घटा दीजिए, ठीक है। या तो यहाँ पे प्लस में है ना, बराबर की चीज़ें उधर जाती हैं तो माइनस में हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में है, उधर में, दोनों तरह से बात एक ही है, ठीक है। या दोनों तरह से 5 घटा दीजिए, सिर्फ x बचा दीजिए, ठीक है। या इधर प्लस में है तो उधर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस में था, उधर कर दिया माइनस, तो ये मिलेगा हम लोग को 45 रुपया थी। देखिए उसके पास पहले से ही 45 रुपया उसकी बहन ने दिया, ठीक है, विशाल को। शैली ने अपने भाई विशाल को 45 रुपया दिया और 5 रुपया उसकी माँ ने दिया था, तो अब कितना मिल गया, कुल 50 रुपया हो गया ना, ठीक है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित गणितीय कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में बदलिए, जांच कीजिए कि यह समीकरण है या नहीं, ठीक है। यदि किसी संख्या के 6 गुने से आप 8 घटा दें तो 10 प्राप्त होता है। कह रहा है किसी संख्या के 6 गुना करके कितना 8 घटा दें तो 10 प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या है कि 4x + 5 = 21। चलिए दूसरा हम लोग को दिया था, किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ा जाए तो 21 प्राप्त होता है, ठीक है। 4 गुना करके 5 जोड़ दिया तो 21 प्राप्त होता है, ठीक है। जांच कर रहा है 4x = 6x - 8 = 10, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है ना, चलिए यहाँ पर देखिए x का मान अब रख के चेक कर रहा है। देखिए x का वैल्यू रख के चेक करेगा कि जब 10 आ जाएगा ना, देखिए x का हम कुछ ऐसा मान रखेंगे कि यह चीज़ बराबर कितना हो जाए, 10 के हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया, बराबर को 10 है, तो x का भी हम लोग का ऐसा मान रखना है जिससे ये वैल्यू 10 हो जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं किस पर 10 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इधर बाएं पक्ष को हल कर रहा था, और बाएं पक्ष, चलिए हम एक बार लिख देते हैं, बाएं पक्ष क्या है 6x - 8 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x - 8 है। देखिए अब यहाँ पर रख रहा है ना, बाएं पक्ष में x का मान 1 रख रहा है, 1 रखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 8 घट जाएगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 2 रख रहा है, x का वैल्यू 2, तो 6 दूना 12, 12 में से 8 घटेगा तो कितना, 12 में से 8 चला जाएगा तो इसका 4 बचा, तो 4 बचा तो ये 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं दोनों बराबर आना चाहिए। अब 3 रखिए, 6 × 18, 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा,
छतली 18, 18 में 60 घटेगा 10 बचेगा, जो कि दायां पक्ष के बराबर आ गया, तो यही होगा। यक्स का वैल्यू क्या होगा 3, 3 के लिए सही है समीकरण। चलिए गणितीय कथन 1 का बीजीय व्यंजक के रूप 6x ऋण 8 बराबर 10 है। यह समीकरण है जिसका हल कितना x बराबर 3 है। ठीक है, अब दे देते हैं, देखिए 4x प्लस 5 बराबर 21। अब इसको हल कर रहे हैं, देखिए अब हम x का ऐसा वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे x का वैल्यू हम जो भी रख दें, ठीक है, तो हम लोग को 21 प्राप्त हो। चलिए तो x का मान 1 रखा, तो एक देखिए 1 का गुणा हुआ था 4 ही हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेगा 2, 4 दूना 8, 8 5 13, तो यह भी नहीं बना। ठीक है, अब रख दिया है 3, कितना हो जाएगा 4 3 12, और 12 में आप 5 जोड़ देंगे तो 17 प्राप्त हुआ, जो कि 21 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 4 रखिए, 4 चौक को 16, और 16 5 कितना 21 होगा। ठीक है, 16 5 21 हो गया, तो देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया ना, तो इस समीकरण का हल हम लोगों को क्या मिला, x बराबर 4 मिला। ठीक है, x बराबर 4। गणितीय कथन 2 का बीजीय व्यंजक x 4x प्लस 5 है बराबर 21 है। यह समीकरण है जिसका हल x बराबर 4 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण का समता सूचक चिन्ह यह दर्शाता है कि समीकरण के चर के विशिष्ट मान के लिए यह समता के चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक बायां पक्ष या LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए इधर का पक्ष, देखिए यह बायां पक्ष होता है, दाहिने जो रहेगा वो दायां पक्ष, ये दायां पक्ष, इधर का बायां पक्ष। ठीक है, बायां का मान और चिन्ह के दाईं ओर के व्यंजक दायां पक्ष या RHS राइट हैंड साइड का मान परस्पर बराबर रहे। यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में समता के चिन्ह के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह हो तो वह समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए वहाँ पर बराबर का ही चिन्ह होना चाहिए। देखिए ये बड़ा छोटा है तो ये देखिए समीकरण नहीं बना। ठीक है, ये भी समीकरण नहीं है, ये भी बड़ा छोटा है तो ये समीकरण नहीं है, लेकिन बराबर का चिन्ह रहेगा ना तभी यह समीकरण है। आगे दिया हुआ कि उपयुक्त समीकरण में दायां पक्ष संख्यात्मक है। देखिए बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, यह संख्यात्मक है ना, सिर्फ संख्या है। ठीक है, जो एक आंकिक अंगणित व्यंजक है, परंतु सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है। दायां पक्ष RHS, दायां पक्ष ही ना RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष चर से युक्त एक व्यंजक भी हो सकता है, यहाँ पर चर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए किसी समीकरण में बाएं और दाएं पक्षों में से कम किसी एक पक्ष को चर से युक्त व्यंजक अवश्य होना चाहिए, अन्यथा यह समीकरण नहीं होगा, अपितु यह अंकगणित समीका होगी। ठीक है, नहीं तो अंकगणित समीका हो जाएगी। मतलब चर होना चाहिए, मतलब XYZ कोई भी चर ऐसा होना चाहिए इसमें ना, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे चर ही ना हो। ठीक है, चर नहीं रहेगा तो उससे क्या कर देंगे, अंकगणित समीका हो जाएगी। चलिए आगे दिया हुआ है, जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो चर है ना उस पर घात 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखेंगे चर पर घात 1 होना चाहिए। ठीक है, चर पर घात 1 और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, चर पर घात 1 है और बराबर का चिन्ह है, तो ये हम लोग का क्या बना, रैखिक समीकरण बनेगा। अभी देखिए x² प्लस 5 बराबर मान लीजिए 10 लिख देता, तो यह समीकरण तो है, बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण है। लेकिन देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण नहीं है, ये 2 घात का समीकरण है। ठीक है, 2 घात का है, यहाँ पे चर पे क्या घात है 2 है, यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 1 ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ x रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित को गणितीय कथन के रूप में लिखिए और रैखिक समीकरण छांटिए। चलिए रैखिक समीकरण कौन होगा, देखिए अब देखिए रैखिक समीकरण में जिसमें चर रहेगा उससे वही ना होगा, रैखिक समीकरण ये हो जाएगा और रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। यह दोनों रैखिक समीकरण है, बाकी ये सब अंकगणित समीकरण है। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि 11 में कितना, 11 में 12 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। इसको लिखना रहेगा तो इस तरह लिख देंगे, और x में लिख देंगे 4 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, और 10 में 3 का गुणा करने पर 30 प्राप्त होता है। ठीक है, और कह देंगे ना कि x में 2 का गुणा करके, देखिए x में 2 का गुणा करके 5 जोड़ने पर वह x में से 7 घटाने के बराबर आता है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख देंगे कि देखिए एक बार फिर बता देते हैं, देखिए x में 2 का गुणा करके 5 जोड़ने पर x में से 7 घटाने के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। चलिए हम लोग को प्रयास करना है, निम्नांकित समीकरणों के बायां पक्ष तथा दायां पक्ष को अलग अलग छांट कर लिखिए। चलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष को हम लोग को अलग अलग छांट कर लिखना है। देखिए यह हो जाएगा, बायां लिखा है तो बायां साइड है, तो यह हम लोग को हो जाएगा बायां पक्ष, दायां पक्ष में यह हो जाएगा, बायां पक्ष में इतना हो जाएगा, दायां पक्ष में हो जाएगा। जो दाहिने हम लोग के हाथ में है
ये देखिए यहाँ पे दायां पक्ष है या बायां पक्ष, इसको लिख देंगे। देखिए इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, बायां पक्ष हो जाएगा यह, ठीक है। और इधर का लिखना रहेगा तो ये लोग हम लोग को हो जाएगा दायां पक्ष, ठीक है, पक्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 10x क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा बायां पक्ष, और 30 को लिखना रहेगा तो इसको लिख देंगे दायां पक्ष, ठीक है। बस देख लेंगे जो दाहिने है वो दायां पक्ष और जो बाएं है बायां पक्ष, ठीक है। यहाँ पर ये दायां पक्ष बनेगा, ये हम लोग का बायां पक्ष बनेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं समीकरण का हल। निम्नांकित समीकरण पर विचार कीजिए। दिया हुआ है ये 8 में x जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। यह समीकरण यह व्यक्त करता है कि x में कितना, 8 में x जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि x का मान 5 है। देखिए 5 8 5 13 होता है ना, तो 5 ही x का मान सिर्फ 5 के लिए समीकरण सत्य है, ठीक है। और कोई रख देंगे x बराबर 5 के अलावा 6 रख दिए तो यह समीकरण सत्य नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि 8 में 5 जोड़ने पर योगफल 13 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि x के स्थान पर 5 प्रतिस्थापित मतलब होता है रखने पर, ठीक है, करने के लिए बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर होता है, अर्थात समीकरण संतुष्ट होता है, ठीक है। x बराबर 5 रख दिए, चलिए तो समीकरण का हल है, तथा x तथा 5 को समीकरण का मूल भी कहते हैं। मूल मतलब हल, ठीक है। चलिए वह संख्या जो चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण संतुष्ट कर देती है उस समीकरण का हल कहलाती है, ठीक है। जो समीकरण को संतुष्ट कर देगी वही समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि हल कीजिए ना। यहाँ पर हम लोग को x का मान ऐसा निकालना है जिससे क्या कर दें, यहाँ पर हम लोग रख दें x का मान तो ये इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे x का क्या हल हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं x बराबर 1। देखिए x बराबर 1 रख देंगे ना, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ रखिए आप, x में यहाँ x के स्थान पर हम लोग क्या रख दें कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे ऋण 2, ठीक है। ऋण 2 में आप +7 जोड़ेंगे ना, x के बराबर कितना ऋण 2 प्राप्त होगा, ठीक है। ऋण 2 कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 7 में से 2 तो 5 आप लोग प्राप्त हो जाएगा। चलिए x के स्थान पर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर रख दें कि यहाँ पर +2 है तो इसमें 2 आ जाए, x बराबर यहाँ पर 0 ही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही मूल हो गया, यही हल हो गया, ठीक है, समीकरण का। आगे आ जाते हैं, दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, x + 6 = 9 दिया हुआ है, ठीक है। इस समीकरण को हल करने अर्थात x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तालिकानुसार x के विभिन्न मान का प्रतिस्थापन कीजिए। चलिए समीकरण 1 हम लोग को यही दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है x में आप 6 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। चलिए तो यहाँ पर अगर देख कर हम लोग को बताना रहेगा कि x में क्या जोड़ देंगे कि 9 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही हो सकता है, x का मान 3 ही आपको निकाल के रहेगा, ठीक है। 3 जोड़ देंगे x में, 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। बाकी हम लोग को देख रहे हैं किस प्रकार हल दिया हुआ है कि x का मान अब रख के चेक कर रहा है, ठीक है, कि इसमें हम लोग क्या रख दें। चलिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो x के स्थान पर 0 रख दिया, तो 0 रखा तो 6 ही मिला जो कि 9 के बराबर नहीं है। तो देखिए x के स्थान पर 1 रखा तो यह 7 हो गया जो कि 9 के बराबर नहीं है। x के स्थान पर 2 रखा तो 6 2 8 हो गया, यह 9 के बराबर नहीं है। तो x के स्थान पर देखिए 3 रखा ना, तभी भी 3 में आप 6 जोड़ देंगे तभी आपको 9 के बराबर आएगा। तो इस समीकरण का मूल्य यही हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि x के विभिन्न मानों में से केवल 3 ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। यही समीकरण को संतुष्ट कर रहा था, अर्थात x बराबर 3 समीकरण का हल है, ठीक। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि समीकरण x + 7 = 3 को हल कीजिए, ठीक है। समीकरण x + 7 बराबर कितना 3 है, ठीक है। x के विभिन्न मान, जैसे देखिए अब 0 रखेंगे ना तो यह चीज़ें और बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग को लाना है 3, ठीक है। बायां पक्ष है, बायां पक्ष में देखिए अगर आप इन संख्याओं को रख रहे हैं ना, 0 रख रहे हैं तो 7 हो गया। अब जब जैसे आप 1 रखेंगे ना तो 8 हो गया। हम लोग को कुछ ऐसा रखना है जिससे चीज़ें कम हो और बढ़े ना, क्योंकि हमको 3 लाना है, ठीक है। तो जब आप 1 2 3 ऐसे 10 20 ऐसे कुछ रखेंगे ना तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, यह चीज़ें और बढ़ जाएगा जिससे यह और नहीं हल पाएगा, ठीक है। 1 2 रखने पर हम लोग को पता चला कि चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम लोग क्या रखेंगे, ऋण की चीज़ें रखेंगे ना। तो देखिए 7 में से 1 घटा देंगे तो हम लोग को 6 प्राप्त हो गया जो कि 3 के बराबर नहीं मिला। देखिए अब क्या कर देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे 5 जो कि 3 के बराबर नहीं है। अब देखिए x में से कितना, x के स्थान पर हम लोग कह रहे हैं ऋण 3 जो कि 4 मिला, 4 भी 3 के बराबर नहीं है। तो ऋण 4 रखेंगे x की जगह पर ऋण 4 ना, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, जो कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग को इस समीकरण का हल क्या मिला, x बराबर -4 मिला, ठीक है। हम देखते हैं कि x का धनात्मक मान रखने पर बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष से क्रमशः बढ़ रहा है, अतः x के ऋणात्मक मान रखने पर x बराबर ऋण 4 के लिए समीकरण संतुष्ट करता है, ठीक है।
अतः यक्स बराबर ऋण 4 समीकरण का हल है। ठीक है, यहाँ इस तरह यह हल हो गया। आगे हम लोग को दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि तालिका द्वारा हल कीजिए। मतलब इनको हमको इसी तरह से हल करना है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहला को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है, चलिए यक्स प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, चलिए हम तालिका बना देते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, देख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यक्स का मान, यक्स के विभिन्न मान, विभिन्न मान। इसमें हम लोग यक्स के विभिन्न मान रखेंगे। चलिए इसमें हम लिख देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष रखेंगे। ठीक है, चलिए बायां पक्ष इसमें क्या हो जाएगा, या दाहिने या बाएं। बायां पक्ष कितना, यक्स प्लस 2 है। ठीक है, और यह कितना हम लोग का है, दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, इधर हम दायां पक्ष लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो यक्स बराबर हम क्या रख दें, चलिए हम लोग रख देते हैं 0, या फिर 0 रख दें, 1 रख देते हैं। चलिए एक्स बराबर 1 रख देंगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि हम एक्स बराबर क्या रखें, 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3, और बायां पक्ष आपका 5 है, जो कि आपस में भी बराबर नहीं है। तब तक करेंगे हम लोग जब तक यह बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए। ठीक है, 2 रखिए, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 2, एक्स की जगह 2 प्लस 2 बराबर 4। जो देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा, चलिए 3 रख देते हैं एक्स के स्थान पे, 3 रख देते हैं। एक्स के विभिन्न मान, एक्स का मान 3 रख दिया, तो यह क्या कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, 3 2 होता है 5, और कितना होता है, देखिए ये 5 या 5 आपस में यह दोनों बराबर आ गया ना। तो देखिए यही हम लोग का हो जाएगा। लिख दीजिए यक्स समीकरण, लिख दीजिए समीकरण, समीकरण ना को यक्स बराबर कितना रखने पर, यक्स बराबर आप जब 3 रख रहे हैं ना तभी संतुष्ट कर रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए। यक्स बराबर 3 रखने पर, समीकरण को यक्स बराबर 3 रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आता है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष आता है। अतः यक्स प्लस 2 बराबर 5 समीकरण का हल कितना हम लोग को मिला, एक्स बराबर 3 है। ठीक है, इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं। 3 बराबर कितना दिया हुआ है, यक्स प्लस 2 दिया हुआ है ना। चलिए इसमें भी हम लोग इस तरह बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं यक्स के विभिन्न मान। ठीक है, रखने पर। ठीक, और देखिए यहाँ पर हम लोग बायां पक्ष लिख देते हैं, हम लोग बायां पक्ष। तो देख रहे हैं ना हम लोग कि बाएं कौन है, 3 है, तो इसका हम लोग मान रखेंगे। चलिए दायां पक्ष में क्या हम लोग को है, दाहिने पक्ष में कितना हम लोग को है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो चलिए एक्स का मान हम रखते हैं 1 रख देंगे, तो ये एक्स के स्थान पर कितना 1 रखेंगे ना। तो बायां पक्ष तो हम लोग को यहीं रहेगा, बायां पक्ष 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर रखिए कितना, एक्स स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर 3। चलिए तो हम लोग एक ही बार में आ गया। देखिए बाएं पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया एक ही बार में ना। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं कितना, एक्स बराबर 3 कितना, नहीं एक्स बराबर हम रखें 1 ना, 1 ही रखें तब तक हमको। देखिए इस यहाँ पर एक्स बराबर 1 रखें, तब जोड़े 2 में, तब तक हमारा 3 आ गया ना। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ गया। तो लीजिए एक्स बराबर कितना 1 समीकरण 3 बराबर 2 एक्स प्लस 2 का हल है। तो एक्स बराबर 1 समीकरण कितना 3 बराबर एक्स प्लस 2 का हल है, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। चलिए हम थर्ड वाला लिख देते हैं। दिया हुआ है समीकरण एक्स प्लस 8 बराबर 5 ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। लिख देते हैं यक्स का मान
यक्स का मान रखने पर या यक्स के विभिन्न मान, कुछ भी लिख दीजिए, यक्स के, चलिए लिख देते हैं विभिन्न मान, कितना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष, देख रहे हैं बायां पक्ष में हम लोग को यही है, लिख दीजिए x + 8 हो गया, ठीक है। अब लिख देते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। चलिए x का मान यहाँ पर रखिए 1, चलिए 1 रख देते हैं हम लोग ना, x का मान जब 1 रखेंगे तो आप कितना 1 + 8 मिलेगा, बायां पक्ष ही ना है, 1 + 8 9 मिला, जो कि यहाँ पर देखिए 5, ये दोनों बराबर नहीं, चलिए x बराबर 2 रखिए, जब 2 रख रहे हैं तो कितना, और यहाँ पर 8 है, x बराबर 2 + 8, ये हो गया 10, यहाँ तक देख रहे हैं ना, हमको 5 लाना है, और आप जब भी 1 2 3 धनात्मक चीज़ें रख रहे हैं ना तो यह चीज़ बढ़ रहा है, 9 से 10 हुआ, आप रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 11, इस तरह बढ़ेगा और चीज़ ना। तो हम लोग को अब कैसा चीज़ रखना है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या रखनी है, चलिए तो हम लोग रख देते हैं ऋण 1, तो चलिए ऋण 1 + 8, x का मान ऋण 1 रखें, तो जब 8 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 7, ठीक है, जो कि 5 के बराबर अभी नहीं मिला, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा हम लोग और बढ़ा लेते हैं, चलिए ऋण 2 रखते हैं, ऋण 2 रखेंगे ना तो आपको 8 में से 2 घटा देंगे तो आपको 6 मिलेगा, जो कि 5 के बराबर अभी नहीं बना, तो कितना हम लोग रखते हैं 3, ऋण 3, तो ऋण 3 आप 8 में से कितना 3 घटा देंगे ना तो आपको 5 मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। अब दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर मिल गया है ना, तो लिख दीजिए x बराबर कितना ऋण 3 ही रखने पर हम लोग को मिल गया था, x बराबर ऋण 3, समीकरण कितना x + 8 बराबर 5 का मूल है या हल है, ठीक है, का हल है, ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, रेखीय समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि। हम लोगों ने तराजू पर सामान तौलते देखा है, तराजू पर रखी हुई किसी वस्तु के भार अज्ञात मान को दूसरे पलड़े पर बांट ज्ञात मान रखकर मालूम कर लेते हैं। डंडी का क्षैतिज होना दोनों पलड़ों पर समान भार होना दर्शाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तराजू आप तो देखे ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर अज्ञात कोई चीज़ हम लोग रख देते हैं, और ठीक है यहाँ पर ज्ञात होता है हम लोग 1 किलो 2 किलो जो भी रखते हैं, है ना, तो रख देते हैं। अगर यह दोनों देखिए एकदम बराबर हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे रहेगा तो नहीं सही रहेगा, जब यह दोनों एकदम बराबर रहेगा सीध में, ठीक है, तो दोनों का भार क्या हो जाए, यह अज्ञात चीज़ रहेगा या ज्ञात रहेगा, तो हम लोग बता देंगे ये 1 किलो है, यहाँ पर जितना आपका बटखरा रहेगा उतना बता देगा कि 1 किलो है कि 500 ग्राम है या 250 ग्राम, चाहे जितना रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अज्ञात वस्तु का मान, ये दोनों बराबर होता है ना, तो अज्ञात वस्तु का मान ज्ञात मान बाट, ठीक है। समीकरण समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक फल की दुकान पर दीपिका ने दुकानदार को 3 किग्रा आम देने को कहा। दुकानदार ने तराजू के बाएं पलड़े पर 3 किग्रा का बाट रखा और दाएं पलड़े पर कुछ आम रख दिए। तराजू की डंडी बाट की ओर झुकने लगी तो दुकानदार ने आम को और बाएं पलड़े पर रख दिया। तराजू की डंडी क्षैतिज हो गई, दोनों पलड़े पर संतुलित में बराबर हो गए, ठीक है, संतुलन बराबर हो गया, ठीक है। तभी उसकी बहन सारिका वहाँ पहुँची और सारिका ने दुकानदार से कहा कि इन्हीं आमों के साथ 2 किग्रा आम और तौल दीजिए। दुकानदार ने 2 किग्रा का बाट दाएं पलड़े पर रखा तो यह पलड़ा नीचे झुक गया। कह रहा है कि दुकानदार ने बाएं पलड़े में आम रखना शुरू किया तो बायां पलड़ा भी नीचे झुकने लगा तथा बाट वाला पलड़ा बहुत ऊपर उठता गया, ठीक है। और कह रहा दुकानदार कुछ बड़े और कुछ छोटे आकार के आम अदल बदल कर तब तक रखता रहा जब तक कि डंडी फिर से क्षैतिज स्थिति में नहीं हो गई, ठीक है। दुकानदार ने कहा यह लीजिए 5 किलो आम। जैसे देखिए दीपिका गई खरीदने, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो 3 किलो मांगी तो यहाँ पे 3 किलो का बटखरा रख दिया, तो यह देखिए छोटा बड़ा ये सब एडजस्ट करते हैं वो सब, ठीक है, तब तक करते हैं जब तक ये एकदम क्षैतिज हो गया, तो ये 3 किलो पूरा हो गया था, ठीक है। तब तक उसकी बहन आ गई, ठीक है। अब उसकी बहन आई तो वो बोली कि इसी पर 2 किलो और 5 किलो हमको चाहिए, ठीक है, 5 किलो चाहिए। तो यह क्या किया ना कि देखिए अब यहाँ पर 3 किलो पहले से रखा था, 3 किलो जब दोनों क्या हो गया था, बराबर हो गया था। अब यह किया कि 2 किलो इस पर और रख दिया, तो 2 किलो इस पर और रखेंगे तो यह नीचे झुक जाएगा ना, 2 किलो आप इस पर और रखेंगे तो ये नीचे झुक गया, यह ऊपर चला जाएगा। तो फिर यह ऊपर चला गया तो फिर क्या किया कि अब इस पर आम रखना शुरू कर दिया, ठीक है। आम रखता गया तब तक रखा जब तक यह इसके बराबर नहीं हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या होगा कि यह हो सकता है क्या हो जाए, यह भारी अगर कोई बड़ा आम रख देगा तो यह नीचे झुक जाएगा, ठीक है। तो नीचे झुक जाएगा तो यह छोटा बड़ा आम रख कर क्या कर दिया, यह दोनों पलड़ों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किलो था तो यहाँ पर भी 5 किलो रख दिया, तो यह दोनों क्या हो गया, यह पूरा हम लोग को 5 किलो आम उसको प्राप्त हो गया, ठीक है।
क्रियाकलाप। यहाँ पर देखिए 3+2 की ग्राह है, ठीक है, 3+2 की ग्राह है, तो यहाँ पर ऊपर हो गया, ठीक है, 3+2 की ग्राह, तो देखिए यहाँ पर जब 3 किलो रखा था ना, देखिए 3 किलो रखा था तब तक तो दोनों आपस में समान था, ठीक है। अब देखिए 2 किलो और बढ़ा दिया था, 2 किलो 3 2 5 कर दिया था, तो यह ऊपर उड़ जाएगा ना, यह पल्ला भार की वजह से और भारी हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा। तो देखिए और फिर इस पर आम रख दिया और चढ़ा दिया, तो यह दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि समीकरण की तुलना हम तराजू से कर सकते हैं। तराजू के दोनों पल्ले समीकरण के दोनों पक्षों को प्रकट करते हैं। वह क्षैतिज होना पक्षों का बराबर होना प्रकट करता है, ठीक है। यदि हम दोनों पल्लों पर बराबर बाँट रखें तो झंडी क्षैतिज रहती है। यदि इसी प्रकार दोनों पल्लों में बराबर भार के बाँटे निकाल दें तो भी झंडी क्षैतिज रहती है, ठीक है। यदि हम सिद्धांत एक समीकरण को हल करने में प्रयोग करते हैं तो संख्याओं को बाँटों की तरह संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। माना तराजू के पलड़े में x किलो, एक x की ग्राह की एक वस्तु रखने तथा दूसरे पलड़े में 9 की ग्राह का बाट रखने पर चित्रानुसार तराजू की झंडी क्षैतिज रहती है। देखिए कह रहा है ना कि जैसे दोनों x कुछ वस्तु है, इसको रखा, यहाँ पे 9 की ग्राह रखा, तो ये दोनों आपस में यह क्षैतिज रहेगा ना, तभी दोनों आपस में बराबर रहेगा, x बराबर 9 के बराबर होगा। चलिए हम देख रहे हैं कि क्षैतिज की झंडी क्षैतिज है, अर्थात दोनों पलड़ों पर रखी वस्तुओं का भार मान समान है, बराबर है, ठीक है, बराबर ही होगा। यह भी 9 किलो, तो यह भी जो भी आप वस्तु रखें ये भी आपकी 9 ही किलो होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 किलो, यहाँ पे x+3 कर दिया ना, 3 किलो और बढ़ा दिया, तो यह नीचे झुक गया। बाएं पलड़े पर 3 की ग्राह डाल देने पर झंडी क्षैतिज नहीं रहती है, ठीक है। अब यह समीकरण नहीं रहा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है ना कि डंडी क्षैतिज रखने के लिए दाएं पलड़े में भी 3 की ग्राह भार रखने पर x+3, इधर आप 3 किलो बढ़ा दिए थे तो 3 किलो आपको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी यह दोनों बराबर रहेगा, है ना। जैसे बराबर यहाँ पे बराबर कुछ बढ़ा दीजिए, जैसे बराबर है पहले से ही बराबर रहना चाहिए, ठीक है, पहले से ही बराबर था, यह x था यह 9 था, इसमें भी 3 किलो बढ़ाया तो इसमें भी 3 किलो बढ़ाया, जैसे पहले इसमें 3 किलो बढ़ा दिया तो यह नीचे चला गया था, फिर इसमें भी 3 किलो बढ़ा दिया, तो जब इन दोनों को 3 किलो बढ़ा दिया ना, तो यह दोनों क्या हो गया, यह क्षैतिज ही रहेगा डंडी, ठीक है। आगे दिया हुआ है x+12 बराबर 12 हो गया, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यह x+3 का अभिमान कितना हो जाएगा, इसके 12 के बराबर हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ 3 घटा दिया, 3 किलो इसमें से घटा दिया, तो देखिए x में से 3 किलो घटा दिया तो यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यह ऊपर, यह भार ज़्यादा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बाएं पलड़े में से 3 की ग्राह भार निकाल दो तो डंडी जो है यह डंडी क्षैतिज नहीं रहती है, ठीक है, यह ऊपर उठ जाएगा। चलिए तो अब कह रहा है कि यहाँ से भी घटाना पड़ेगा हम लोग को ना। डंडी क्षैतिज रखने के लिए दाएं पलड़े में से भी 3 की ग्राह भार निकालने पर x-3 इसके बराबर हो जाएगा, यह दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तब देखिए यहाँ से यह हो जाएगा 6, कितना 9 में से 3 घट गया तो यह 6 किलो हो गया, और x-3 ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि 3 गुना कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर कोई भार था जो आपस में पहले बराबर थे ये दोनों ना, तब इसका 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया तो ये भारी हो गया ना। तो चलिए बाएं पक्ष में के भार को 3 गुना करने पर डंडी क्षैतिज नहीं रहती है, ठीक है, क्षैतिज नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा भारी हो गया, 3 गुना भी हो गया। चलिए तो अब बराबर रखने के लिए इसको भी हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 9 × 27 हो जाएगा। डंडी को क्षैतिज रखने के लिए दाएं पक्ष के भार को भी 3 गुना करेंगे, 3x इसको किए तो इसमें में भी 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, 3x गुणते 9 × 27, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या कर दिया, भाग दे दिया, है ना, कर दिया, 1/3 कर दिया, देखिए करने पर ना इसका 1/3 कर दिया, मतलब इसको कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया तो ये ऊपर चला गया या नीचे चला आया। तो कह रहा है कि बाएं पक्ष के भार को तिहाई करने पर डंडी क्षैतिज नहीं रहती है ना, यह ऊपर हो गया। चलिए तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, ठीक है, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। डंडी क्षैतिज रखने के लिए बाएं पलड़े के भार को भी तिहाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें x/3 इसको किए तो इसको भी कितना कर दीजिए, 9/3 कर देगा, 9 यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए उपयुक्त चारों क्रियाकलापों से निम्नलिखित 4 तथ्य उभर कर आते हैं। प्रत्येक दशा में डंडी क्षैतिज बनी रहती है यदि दोनों पलड़ों पर बराबर भार रख दिया जाए, ठीक है, सही बात है, बराबर भार रहेगा तो दोनों ये क्षैतिज रहेगी, ये डंडी जो है ये क्षैतिज रहेगी। कम ज़्यादा होगा तो ऊपर नीचे होने लगेगा। दोनों पलड़ों से बराबर
भार हटा दिया जाए। अच्छा, दोनों पलड़ों से बराबर भार हटा दिया जाए। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कब, देखिए यहाँ पर से 3-3 किलो दोनों में घटा दिया था ना, तभी भी यह बराबर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, दोनों पलड़ों के भारों को दुगुना तिगुना का आदि कर दिया जाए, तभी भी डंडी क्या रहेगी, क्षैतिज रहेगी। जो डंडी क्या रहेगी वो क्षैतिज रहेगा। दोनों पलड़ों को करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना 3 गुना किया था, तो दोनों को 3 गुना करेंगे तभी भी यह क्षैतिज रहेगी। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों पलड़ों को आधा तिहाई कुछ भी कर दीजिए, जैसे कर दीजिए दोनों पलड़ों को। ठीक है। इसको एक को करेंगे तिहाई तो नहीं बैलेंस रहेगा, दोनों करना पड़ेगा। तिहाई कर दिया इसका भी कर दिया तिहाई। ठीक है। तभी क्या रहेगा, यह क्षैतिज रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। कोई भी काम करेंगे इससे यह पता चलता है कि दोनों में करेंगे। जोड़ेंगे तभी भी दोनों में जोड़ेंगे, घटाएंगे तभी भी दोनों में से घटाएंगे, गुणा भी करेंगे दोनों में करेंगे, भाग देंगे तो दोनों में करेंगे। ठीक है। आगे दिया हुआ निष्कर्ष, समीकरण के दोनों पक्षों में भी किसी संख्या को जोड़ने घटाने गुणा करने या शून्योत्तर समान संख्या से भाग देने के लिए समीकरण अपरिवर्तित रहता है ना। समीकरण मतलब बराबर ही रहता है, उसमें समान दोनों तरफ से जोड़िए, दोनों तरफ कुछ घटा दीजिए, दोनों में कुछ से गुणा कर दीजिए, कुछ से भाग दीजिए। और शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़कर, है ना, शून्य से कर देंगे तो नहीं होगा। ठीक है। ये सभी स्वयं सिद्धियाँ ऑक्जिम्स कहलाती हैं। इनका उपयोग समीकरण के हल करने में करते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि समीकरण x + 7 = 15 को हल कीजिए। ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करें। x + 15 को क्या कर देंगे, दोनों तरफ से 7 घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 है, सिर्फ इधर एक तरफ x ही रखते हैं, जो भी चर रहता है उसको रखते हैं। ठीक है। तो इधर से भी 7 घटा देंगे, तो इधर से भी 7 घटा देंगे। ठीक है। यहाँ से 7 घटा देंगे, यहाँ से भी 7। हल करने के लिए बाएं पक्ष में केवल x रहना चाहिए, अतः +7 घटाने के लिए +7 घटाएंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, या x = 8। चलिए यहाँ दोनों तरफ से कितना 7 घटा दिया, यहाँ से भी 7 घटा दिया। ठीक है। यहाँ पे +7 को हटाने के लिए क्या किया, -7 करेगा। ठीक है। इसको घटा देगा, तो यहाँ से भी घटाएगा, दोनों तरफ से घटाइए, तो यहाँ 7 घटा देगा तो देखिए प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, सिर्फ x बचा इधर। और ये देखिए 15 में से 7 चला जाएगा तो सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है। तो ये x = 8 हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उत्तर की जाँच करेंगे। उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, जैसे x का वैल्यू इस समीकरण में उठा कर रख दीजिए। देखिए आप यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 8, तो 8 में 7 जोड़ देंगे, 7 में 14 15 आ जाएगा ना, इसका वैल्यू दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 8 + 7 = 15 बराबर दायां पक्ष के बराबर आ गया। समीकरण दिया हुआ है, x में से 9 घटा देंगे जो 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 जोड़ दीजिए, दोनों में 9 जोड़ देंगे तो ये ±0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 9 इसमें भी जोड़ दिया, 9 इसमें भी जोड़ दिया, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर। ठीक है। x = 20। अब उत्तर स्वयं से जाँच करना है, मतलब देखिए यहाँ पर रख दीजिए, x का वैल्यू कहाँ है, हम लोग को समीकरण यही था ना, समीकरण यही है। देखिए हम लोग रख देते हैं, देखिए 20 रख दीजिए, 20 में से 9 घटा दीजिए। 20 में से जब आप 9 घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 11 बराबर दायां पक्ष मिल गया, दायां पक्ष यही मिलेगा। ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। समीकरण दिया 3n + 4 = 25 को हल करने के लिए देखिए पहले तो इसको गायब करिए, +4 है तो पहले -4 करिए, दोनों घटाइए, -4। ठीक है। दोनों पक्षों में से ये 21 बन गया, ये कितना बन गया, 3n बन गया, ये घट गया ना, सिर्फ 3n बचा। ठीक है। अब 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, इसमें भी दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा, 3 7 21, सिर्फ 7 बचेगा। अच्छा, स्वयं से जाँच करना है तो देखिए यहाँ पर जाँच करने के लिए लिखिए, यहाँ पे कितना n का मान 7 निकला है ना, तो लिख दीजिए 3 × 7 + 4। देखिए 7 लिखिए 21 में आप 4 जोड़िए, 21 4 25 होता है, जो कि हम लोग का हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि समीकरण n बटा 3 है बराबर 20 को हल कीजिए। यहाँ पे बटा 3 है ना, तो यहाँ इसमें दोनों में 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो अंश और हर में आ जाएगा 3, कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 60 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो गया कितना, 3 से गुणा कर दिए, दोनों पक्ष 3 से गुणा करने पर n = 60। ठीक है। सरल करने के लिए उत्तर की जाँच स्वयं करेंगे। चलिए यहाँ पर रख दीजिए, n का मान 60 रखेंगे ना, यहाँ पर 60 रख के एक बार देख लीजिए, 60 रखेंगे बटा 3। ठीक है। और 3 से भाग 3 दूना 6 होता है, 2 बचेगा और 0 बचेगा, तो 20 आ गया ना, जो कि दायां पक्ष है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे में है, 5p = 15 को हल कीजिए ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर देंगे, 5 से भाग देंगे दोनों में। ठीक है। 5 से भाग देंगे ताकि अंश और हर में आ जाए, 5 से और तो कट जाएगा, 5 या 15 3 आ जाएगा, p का मान 3 जाए, उत्तर स्वयं से जाँच कर लेंगे। ठीक है। समीकरण दिया हुआ 3a + 5 = 17 को हल कीजिए। तो 3a + 5, देखिए पहले हम लोग क्या कर देंगे, -5 करेंगे, यहाँ से भी -5 करेंगे, यहाँ से भी घटा देंगे, तो यहाँ पर -5 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -5 घटा देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अच्छा, 12 होने के बाद क्या कर देंगे,
इसमें हम लोग 3 से भाग देंगे, इसमें भी 3 से भाग देंगे, यहाँ पर भी, तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये बराबर कितना हम लोग 4 मिला। देखिए यहाँ पे 5 दोनों में से घटाया तो ये 12 हो गया, या 3 ही हो गया। अब 3 से ये अंश में है ना, तो हर से भाग देंगे। ठीक है, 3 से, ताकि अंश और कट जाए। ठीक है, 3 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उत्तर स्वयं से जाँच कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस में है ना, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। पहले हम लोग एक जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया, या 0 हो जाएगा इतना। तो देखिए यहाँ पर भागे में है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो यह दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 समान 6 हो जाएगा। उत्तर स्वयं से जाँच कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 10 दिया कि 7 + 5x बराबर कितना, 15 + 3x को हल कीजिए। देखिए तो इसमें हम दोनों तरफ से 3x घटा देंगे। क्यों 3x घटा देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना, सिर्फ 2x प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए जैसे दिया हुआ है, चर किसी भी पक्ष में हो सकता है, हल करने की दृष्टि से चर बाएं पक्ष में रख लेते हैं। ठीक है, या दिया हुआ है कितना 3x, या इधर प्लस में तो इधर दिया माइनस में, माइनस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो कम वाला रहता है वहीं घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3x था तो इसको घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना 2x बचेगा, यहाँ पे 15। अब 15 बचा, देखिए 7 है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पर माइनस करिए दोनों तरफ 7 घटा दिया। ठीक है, प्रश्न आएगा तो हम लोग अभी करेंगे। अब देखिए 7 + 2x, अब देखिए ऋण 7 करेंगे, यहाँ पे भी ऋण 7 करेंगे, यहाँ पर भी ना 7 घटा देंगे तो यह प्लस माइनस 7 0 हो जाएगा, सिर्फ 2x बचा यहाँ से। और देखिए 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 बचा। ठीक है, अब देखिए अब 2 गुणा में तो भाग दे दीजिए दोनों में, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। x बराबर 4 मिला। उत्तर की जांच करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x का वैल्यू 4 रख देंगे और इन दोनों को देखेंगे तो बराबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको रख के दिखाते हैं। देखिए इन तीनों को रखिए, हमको रखना है 7 + कितना 5 गुणते 4 ना, 4 ही रखना है। x का मान 4 × 5 = 20, 7 = 27, ये 27 हम लोग का बायां पक्ष मिला ना। दायां पक्ष में रखिए, देखिए 15 + 3 और x है 3 गुणते x का मान कितना है 4 है। ठीक है, 15 हो गया, 4 3 12, देखिए 5 2 इन दोनों को जोड़ना भी है तो 5 2 7 होता है, और 1 1 2 हो गया, 27 हो गया दोनों ना। ठीक है, इस प्रकार हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 11 पर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल कर लें। चलिए हम लिख देते हैं अभ्यास 11 है ना। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अभ्यास, तो चलिए हम लोगों को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है, मतलब चर का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे x है, x का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग इसका जांच भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को लिख देते हैं हल। हम लोग पहले वाले का ये हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है रैखिक समीकरण x + कितना 2 = 3, यही दिया हुआ है। तो हम लोग x का पहले वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं दोनों। देखिए यहाँ पर प्लस में 2 है ना, तो हम -2 कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि हम सिर्फ इधर x लाना चाहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण 2 जोड़ने पर। ठीक है, ऋण 2 जोड़ने पर लिख देंगे या क्या 2 घटाने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण 2 जोड़ने पर क्या होगा, घट ही जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा x + 2 और कितना -2 आ जाएगा, और कितना बराबर 3, यहाँ पे -2। ठीक है, जोड़ेंगे तभी भी ये घट ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये दोनों क्या बन जाएगा, ये 0 बना है, सिर्फ x बचा। यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिला, 3 में से 2 घटा देंगे तो x। अतः लिख देंगे, अतः समीकरण का हल ना कितना x = 1 है। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच। अच्छा, उत्तर की जांच करने का मतलब क्या हुआ, उत्तर का जांच करना है, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो आप वैल्यू लाए हैं x का, आप रखेंगे यहाँ पे समीकरण में ना दूसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बायां पक्ष लिखते हैं हम लोग, कितना बायां पक्ष में x है, बायां पक्ष को लिखिए, क्या है हम लोग को दिया हुआ है x + 2। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना 1 है ना, तो रख दीजिए 1 + 2, 1 + 2 जोड़िए कितना, ये 3 आ गया ना, ये जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 आ गया, जो देख रहे हैं जो कि दायां पक्ष के बराबर आ गया, तो लिख दीजिए बराबर, दायां पक्ष आ गया हमारे लोग का, मतलब सही किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग कर देते हैं बी वाले को हल। ठीक है, तो बी दिया हुआ है हम लोग को, तो चलिए जो हम लोग को समीकरण दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 3 + x = 4, ये हम लोग को समीकरण दिया हुआ है।
और चलिए हम लोग लिख लेते हैं कितना। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ x रखना है ना इस समीकरण में, तो हम लोग को 3 घटाना पड़ेगा दोनों तरफ से। क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पे प्लस में है तो 3 घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में से कितना 3 घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा दिया जाए, तो 3 घटाएंगे ना तो ये देखिए x प्लस 3 प्लस x है और -3 आ जाएगा और 4 -3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग अभी सीखे समीकरण को देखिए हमेशा बैलेंस से लिखेंगे, दोनों तरफ बराबर रखेंगे, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ, भाग देंगे दोनों तरफ और गुणा करेंगे तभी भी दोनों तरफ। हर कोई भी चीज़ करेंगे इसमें ना तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। शून्य को छोड़कर यही करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखिए तो यहाँ से 3 घटा देंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ x बचा इधर, 4 में से 3 घटा दिए आप तो कितना बचा, 1 बचा ना। तो चलिए यहाँ पर भी x का मान कितना मिला, 1, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जाँच, उत्तर की जाँच, ठीक है। उत्तर की जाँच हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है बायां पक्ष, बायां पक्ष में ही जाँच करना है। बायां पक्ष दिया हुआ है 3 प्लस x ना, तो x का मान हम लोग कितना 1 निकालें तो 3 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, जो कि आ गया हम लोग का 4। और 4 ही हम लोग का क्या है, दाहिना पक्ष है, तो हम लोगों ने सही किया है, बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सी पे, सी वाला दिया है। ये हम लोग को समीकरण दिया हुआ है 15 + 15 बराबर दिया हुआ है, बराबर a + 12, ठीक है। ये हम लोग को समीकरण दिया हुआ है, तो देख रहे हैं ना। अब देखिए ये दोनों पक्षों में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग a चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों, इसमें 12 घटा देंगे, इसमें 12 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर, ठीक है। घटा दीजिए दोनों में से 12, तो यहाँ देखिए 15 में से हम लोग 12 घटा देंगे, यहाँ पे a + 12, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी 12 घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 में से जब आप 12 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। 15 में से 12 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। और देखिए यहाँ पे +12 -12 ये दोनों 0 हो गया, ठीक है। तो a बराबर कितना मिला, a बराबर 3 मिला। अब हम लोग कर लेते हैं, देखिए a का मान हमको 3 मिल गया, ठीक है। अब उत्तर का जाँच हम लोग कर लेते हैं, उत्तर की जाँच, ठीक है। अब देखिए उत्तर का हम लोग जांच करने के लिए देखिए अब हम लोग देखेंगे दाहिना पक्ष लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए हम लोग इसी जगह से निकालें, तो ठीक है। तो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बायां पक्ष कितना हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग ना दायां पक्ष लिखे हैं, ठीक है। दाहिना पक्ष क्यों लिखें, क्योंकि ए हम लोग के दाएं में था, ठीक है। तो दायां पक्ष लिख दीजिए a + 12, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3, तो 3 + 12, 3 में 12 में आप 3 जोड़ देंगे तो 15 आएगा। 15 देख रहे हैं ना, दाहिने पक्ष के बराबर, बायां पक्ष के बराबर आ गया, तो लिख दीजिए बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। इसको इस प्रकार हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ लिख देते हैं, ठीक है। हल दूसरे का हम लोग ए हल कर रहे हैं, ठीक है। और दिया हुआ है 11 बराबर b - 3, ठीक है। तो देखिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस में 3 है तो +3 यहाँ पर जोड़ दें, +3 इधर जोड़ दें, दाहिने बाएं लिख देते हैं। समीकरण में दोनों पक्षों में कितना 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 11 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b - 3 और +3, ठीक है। यहाँ पे +- 3 कितना 0 हो गया, तो यहाँ पे b बराबर हमको कितना मिला, 11 में 3 जोड़ देंगे आपको 14 मिलेगा, ठीक है। तो b का मान आपको मिला 14, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। देखिए अब उत्तर की जांच करेंगे तो हम लोग लिख देते हैं, पहले दाहिना पक्ष लिखेंगे। क्यों दाहिना पक्ष लिखेंगे, क्योंकि इसी में हम लोग का चर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष हमको दायां पक्ष दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है b - 3, ठीक है। अच्छा b का मान क्या निकाले हैं 14, 14 में से आप जब 3 घटा देंगे ना तो आपको 11 मिलेगा, जो कि हम लोग को क्या मिला, दायां पक्ष, बायां पक्ष मिला ना,
बायां पक्ष मिला। ठीक है, इस प्रकार यह हल हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड वाले कॉल कर लेते हैं। बी वाला हमको दिया हुआ है वाई में से 6 घटाने पर हम लोग को चाहिए 0। बी में से कितना 6 घटा दीजिए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ इधर बी चाहिए हम लोग को, तो हम लोग क्या कर दे, देखिए 6 हम लोग को माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में जोड़ लेते हैं, प्लस में इधर भी जोड़ लेंगे, प्लस में इधर भी लिख देते हैं। समीकरण में दोनों पक्षों में कितना 6 जोड़ने पर, ठीक है जोड़ लीजिए 6। तो यहाँ पे b माइनस 6 दिया हुआ है, प्लस 6 भी जोड़ लीजिए, और 0 में प्लस 6 जोड़ेंगे तभी भी आपको कितना, देखिए प्लस माइनस 6 और प्लस से 0 हो जाएगा, सिर्फ b ही बचा इधर, और 0 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब उत्तर की हम लोग जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच देखिए, तो हम लोग किसको लिखेंगे, बायां पक्ष को ही लिखेंगे। बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है b माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालें, v का वैल्यू निकालें 6 रख लीजिए, 6 में से 6 आप घटा दीजिए, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। देख रहे हैं 0 मिला ना, 0 हम लोग का क्या है, जो कि हम लोग का दायां पक्ष है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सी वाले पे। सी हमको दिया हुआ है 3 प्लस जी दिया बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, घटा देंगे ना, घटाएंगे यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 3 तभी ना 0 होगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, ठीक है दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। ठीक है, समीकरण में यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, समीकरण में दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। ठीक है, तो चलिए 3 प्लस जी हो जाएगा, और प्लस कितना माइनस 3 ना, माइनस 3 होगा क्योंकि घटा रहे हैं। ठीक है, बराबर 3 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 और यहाँ पे प्लस में 3 है, यहाँ पे माइनस में 3 है। ठीक है, ये माइनस में तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, सिर्फ जी बचा, और 3 में से 3 घट जाएगा तो 0, और जी का मान हम लोग को कितना मिला है 0, जो हम लोग का चर है उसका मान हम लोग को 0 मिला। तो हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जाँच। ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए उत्तर की जांच में हम लोग बायां पक्ष ही लिखेंगे, बायां पक्ष हम लोग को क्योंकि ज्ञात है। ठीक है, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3 प्लस जी। ठीक है, 3 प्लस जी, तो चलिए तो हम लोग अब जी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं, तो चलिए 3 प्लस 0 लिख लीजिए। ठीक है, 3 में आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, जो कि हम लोग का क्या मिला, दायां पक्ष बराबर हम लोग को दायां पक्ष मिल गया। ठीक है, इस प्रकार ये हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हल लिख देते हैं। तीसरे वाले का हम लोग पहले ए हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 5 जी बराबर 10। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से 5 अंश में है ना, तो हर वाले से भाग देंगे ना, ताकि 5/5 क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 5/5 हो जाएगा, जी बराबर 10/5, 5 हो जाएगा ना, 5 हो गया। ठीक है, 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिर्फ जी बचा। ठीक है, 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा, अतः हम लोग को जो चर है उसका जी का मान कितना मिला, 2। अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जाँच। उत्तर की जांच। ठीक है, तो चलिए हम लोग बायां पक्ष लिख देते हैं। बायां पक्ष हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5 जी दिया हुआ है। चलिए जी का मान हम लोग ने 2 निकाला है, तो रख दीजिए यहाँ पे 5 गुणते 2, 5 दूना 10 मिला, 10 जो हम लोग का क्या दायां पक्ष है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दायां पक्ष। ठीक है, ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले पे। बी हमको दिया हुआ है 3x बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग को हल कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंश में दिया हुआ है 3, तो हर में हम लोग को 3 लाना पड़ेगा। ठीक है, 3 से भाग देना पड़ेगा।
चलिए लिख देते हैं, समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, यक्स प्लस 12/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा। 3 में 1 से गुणा होगा तो मतलब यक्स में 1 गुणा होगा तो यक्स ही मिलेगा। 3 चौको 12 होता है तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 4 मिला, ठीक है, जो 4 है उसका मान हमको 4 मिला। चलिए वो उत्तर का हम लोग जाँच कर लेते हैं, जाँच करिए। तो हम लोग को बायां पक्ष लिखते हैं, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दिया हुआ है 3x, ठीक है, और x का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला है, तो 3 गुणते 4, 4 3 12 हो जाएगा, जो कि हम लोग को क्या मिला, दायां पक्ष मिला। तो लिख दीजिए बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सी वाले पे। सी हमको दिया हुआ है 33 बराबर 11 यक्स, यही दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है ना, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को गुणे में यक्स के गुणे में 11 है ना, तो अब 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यक्स बटा अंश में है तो हर में मिला देंगे ताकि भाग देने पर 1 हो जाए, सिर्फ यक्स बचे इधर। लिख देते हैं दोनों समीकरण में दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए। तो देखिए 33/11 हो जाएगा इधर भी, और 11/11 हो जाएगा यक्स। 11 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इधर यक्स बचा। 11 3 33 होता है, तो 11 का मान, यक्स का मान कितना होता है, 3 मिला हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग देते हैं उत्तर का जाँच, ठीक है, अब उत्तर की जाँच हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष हम लोग को दिया हुआ है, दायां पक्ष, देखिए दाहिना पक्ष यही है ना, और दायां पक्ष क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर हम लोग को चर ज्ञात है, ठीक है। दायां पक्ष लिख लेते हैं, तो यक्स का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, 3 निकाले हम लोग, तो 11 गुणते 3, ठीक है, 11 यहाँ हो जाएगा 33, जो कि हम लोग को क्या मिल जाएगा, बायां पक्ष, ठीक है। इस प्रकार से यह हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं हल, चौथे का हम लोग पहले ए हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, यक्स बटा कितना 3 बराबर 2 दिया हुआ है हम लोग को, यक्स बटा 3 बराबर 2 ना। तो देखिए अब हम लोग को भागे में दिया हुआ है ना, तो हम लोग गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देते हैं 3 से, लिख देते हैं समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से हम लोग यहाँ पे गुणा करने पर, ठीक है। अच्छा हम 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अंश में भी आ जाए, हर में भी कट कर कितना हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यक्स बटा 3, ठीक है, बराबर 3 गुणते गुणा करने पर ना, 3 गुणते 2, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ यक्स बचेगा, 3 दूना 6, हम लोग को यक्स का वैल्यू मिला 6। अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर की जाँच, ठीक है। अब उत्तर की जाँच में क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग को दिया हुआ है, हम बायां पक्ष लिख देते हैं, ठीक है, बायां पक्ष हम लोग को दिया हुआ है यक्स बटा 3, ठीक है। अच्छा यक्स का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला है, 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2, जो कि 2 मिला, ठीक है, 2 हम लोग को है दायां पक्ष, तो बराबर लिख दीजिए दायां पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग हल कर लेते हैं बी वाले को, ठीक है। तो बी हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7/15 यक्स बराबर 0। देखिए अगर यहाँ पर हमको सिर्फ यक्स लाना है ना, तो हम देखिए इस संख्या में ना हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा। देखिए या तो हम लोग अलग अलग करें, पहले 15 से गुणा कर देंगे तो 15 कट जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे तब कट जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 15/7 से गुणा कर सकते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। चलिए हम करके दिखा दें। देखिए दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में कितना 15/7 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा कर दीजिए इतने दोनों पक्षों में। देखिए ये 7/15 हो जाएगा, ये पहले से है, और यह गुणते
15/7 आ गया, और x तो है, ठीक है, गुणे में ही सब है, ठीक है, और 0 में हम लोग गुणा कर देंगे 15/7 का। देखिए तो यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, सिर्फ हम लोग को एक प्राप्त होगा। एक का x में गुणा करेंगे तो x ही बचेगा, और किसी संख्या जैसे 0 का आप किसी संख्या से में गुणा कर देंगे, है ना, 0 का गुणे में कुछ भी रहेगा तो सिर्फ आपको 0 ही मिलेगा, तो x का वैल्यू आपको 0 मिला, ठीक है। अब हम लिख देते हैं उत्तर का जाँच, उत्तर की हम लोग जाँच कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 7/15 x, और x का वैल्यू हम लोग निकालें 0, तो लिख देते हैं 7/15 गुणते 0। अब इसमें हम लोग 0 का गुणा कर दिए ना तो सब 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, दायां पक्ष मिल गया ना, बराबर लिख दिए दायां पक्ष, ठीक है, ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सी वाले पे, तो हमको सी दिया हुआ है y/5 बराबर 1 ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, भागे में है ना तो गुणा कर देते हैं यहाँ 5 का, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते हैं, y/5 हो जाएगा और गुणते 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में गुणते 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो y का वैल्यू हम लोग को मिला 5, जो चर है उसका मान हमको 5 मिला। अब हम लोग उत्तर का जाँच कर लेते हैं, उत्तर की जाँच, ठीक है। उत्तर की जाँच में देखिए हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है, जो कि दिया हुआ है y/5 ना। तो देखिए y के स्थान पर हम क्या रख दें, 5 रख दें, 5 ही हम लोग वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे देखिए 5/5, अब 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, तो ये मिला 1, जो कि हम लोग को दाहिने पक्ष के बराबर है, बराबर लिख दीजिए दायां पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हल 5, ठीक है, हल क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है, ए वाला, ठीक है। चलिए हम लोग को दिया हुआ है 2x ऋण 3 बराबर 5, यही हम लोग को समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ x का लिखना रहता है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर -3 से शुरू करिए, -3 है तो यहाँ पर +3 करना पड़ेगा। लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, 3 हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, ताकि +3 और -3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, सिर्फ 2x आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3, ठीक है, ऋण 3 और कितना +3 बराबर 5 + 3, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x बचा और +3 और -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह चीज़ 5 3 हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में कितना गुणे में है, यहाँ पे 2 तो भाग दे दीजिए 2 से, ठीक है, लिख दीजिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 x बटा 8/2, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 चौक 8 होता है, x का मान हम लोग को 4 मिला, ठीक है। अब उत्तर का हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर x का वैल्यू आपका सही रहेगा तभी उत्तर का जांच, जैसे यहाँ पर जाँच करें ना, तभी आपको बायां पक्ष में रखने पर दायां पक्ष बराबर मिलेगा, ठीक है, अन्यथा कभी सही नहीं मिल सकता, ठीक है। उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ 2x ऋण 3, ठीक है। अब उत्तर x के जगह पर हम लोग रखना है 4, तो 2 गुणते 4, ठीक है, 3, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा देंगे तो आपको 5 3 8 होता है, ठीक है। तो 5 ही मिला, जो कि हम लोग को दायां पक्ष मिला, बराबर दायां पक्ष, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले को, ठीक है। तो बी वाला हम लोग को दिया हुआ है 3 + 4x बराबर कितना, x + 9। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए ये यहाँ पर यह ज़्यादा है ना, तो इसी वाले घटा दीजिए, कम वाले को हम लोग घटा देंगे ताकि यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से भी घट जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं दोनों
पक्षों में यक्स घटाने पर, जो हम लोग का चर है उसको ही घटा देते हैं ना, ताकि हम लोग को संख्या में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और प्लस 4x और ऋण 4, और देखिए यहाँ पर x है प्लस में, और देखिए 9 और यहाँ पे x, दोनों तरफ से हम दोनों x घटा दिए दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तक देखिए 4x में से x घटा देंगे तो आपको 3x मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस x में और माइनस x में 0 हो जाएगा, सिर्फ 9 बचा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हमने x को घटा दिया। अब देखिए अब संख्या पर ध्यान देंगे, देखिए पहले अब 3 को हटाइए। ठीक है, अब लिखते हैं दोनों पक्षों में कितना, अब 3 घटाएंगे। ठीक है, 3 घटाने पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस 3x और ऋण 3 लिख दीजिए और 9 ऋण 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा, सिर्फ 3x बचा। यहाँ पर जब 9 में से 3 घटा देंगे आप तो आपको सिर्फ 6 मिलेगा। ठीक है, तो अब लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, यहाँ पे अंश में दिया हुआ 3, हर में भाग दीजिए 3 से, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। ठीक है, भाग दीजिए, जब 3 से भाग देंगे 3/3 हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 6/3। ठीक है, 3 से दोनों भाग देंगे, यहाँ पे कट करेगा जाएगा, x सिर्फ बचा, यहाँ 3 दूना 6, x का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब उत्तर का हम लोग जाँच भी कर लेते हैं, उत्तर की जाँच। ठीक है, हम लोग बायां पक्ष लिख देते हैं, बायां पक्ष हम लोग को क्या दिया हुआ है, बायां पक्ष बराबर दिया हुआ है 3 + 4x। ठीक है, अब देखिए 3 + 4 गुणते x का वैल्यू 2 है, तो देखिए 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 होता है। ठीक है, 8 3 11 हो गया। ठीक है, अब हम लोग दायां पक्ष को भी अलग से हल करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी विचर है। ठीक है, दायां पक्ष। ठीक है, दाहिने पक्ष में x बराबर कितना रखना है, 2 ना, 2 + 9, 2 देखिए 9 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 11। देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिल रहा है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, चलिए हम लोग हल कर लेते हैं सी को ना, तो लिख लेते हैं सी। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया y/7 + 1 = 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए, पहले तो यहाँ पर 1 को घटाएंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि हम पहले 1 को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं दोनों पक्षों में कितना, 1 घटाने पर। ठीक है, घटा दीजिए, y/7 हो गया प्लस 1 और फिर कितना -1, 2 में से भी 1 घटा दीजिए, यहाँ पे +1 और -1 कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y/7 ही सिर्फ बचा। अब 2 में से 1 घटेगा तो सिर्फ 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भागा में है ना, तो अब गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा में हम लोग को 7 करना पड़ेगा। लिख दीजिए दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर दीजिए 7 से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, y/7 तो पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, बराबर 1 गुणते 7, दोनों में गुणा कर देते, 7 से 7 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे सिर्फ y बचा ना, 1 y का गुणा कर देंगे तो y बचेगा, 7 × 7, y का मान हम लोग को 7 मिला। ठीक है, अब लिख देते हैं उत्तर की जाँच, उत्तर की हम लोग जाँच कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को बायां पक्ष दिया हुआ है, बायां पक्ष दिया हुआ है, बायां पक्ष बराबर y/7 + 1 दिया हुआ है, तो ठीक है, y का वैल्यू हम लोग 7 निकालें, तो ठीक है 7/7, 7/7 हो गया ना, +1, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार में चला जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 + 1 2, जो कि हम लोग का क्या है, दायां पक्ष है। देख रहे हैं ना, यह दायां पक्ष। ठीक है, ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, डी वाले पे। चलिए हम लोग डी वाले को हल कर लेते हैं। डी हम लोग को दिया हुआ है 3 = 10 ऋण z/2। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग इसको इसमें हल कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम लोग 10 पर ध्यान देंगे, 10 में हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 घटा देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, 10 घटा देंगे तो यहाँ से 10 घट जाएगा। ठीक है, चलिए हम घटाते हैं दोनों पक्षों, सिर्फ हम लोग को जेड का मान निकालना होता है। ठीक है, चर का मान निकालेंगे
दोनों पक्षों में 10 घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऋण कितना 10 बराबर 10 ऋण जेड बटा 2 तो है ही पहले से, और कितना -10 कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए आप जब 3 में से कितना 10 घटा देंगे ना, तो हम लोग को ऋण वाला ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 7, ऋण 7 हम लोग को मिलेगा, ठीक है, ऋण 7 मिलेगा, ऋण वाला ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 10 है और -10 है, 0 हो जाएगा, तो ऋण कितना जेड बटा 2, ठीक है, ये मिला ना। देखिए दोनों तरफ माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस है, ठीक है। ऐसा रहता है तो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए कि ऋण 1 का गुणा कर देने पर, ठीक है। लिख देते हैं दोनों पक्षों में, चलिए हम डायरेक्ट ही ऋण 2 का गुणा कर देते, क्यों, देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे 2 से 2 को भी हटाना है ना, तो भागा में है तो 2, तो चलिए हम ऋण 2 का ही गुणा कर देते हैं और करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में ऋण 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ऋण 2 का करेंगे, यहाँ पे देखिए ऋण 7 है, ठीक है, और कितना ऋण 2 आ जाएगा, ये दोनों गुणा में, ठीक है। और देखिए ऋण तो पहले से ही है, ठीक है, और कितना ऋण 2 आपको आ जाएगा, और जेड तो है, ठीक है, बटा 2। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, ठीक है, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस माइनस का गुणा, ऋण का ऋण गुणा करते हैं धन हो जाता है, 7 दूना 14 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, या तो धन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 में भाग देंगे, 1 चला जाएगा, तो जेड का हमको मान मिला 14, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक बार और देख लीजिए, देखिए -7 था, है ना, -2 का हमने गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो यह प्लस हो गया 14, यहाँ पे इसीलिए हमने माइनस का गुणा किया ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे ऋण ऋण क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आ गया, तो 1 का जेड में गुणा करेंगे तो जेड ही मिला, जेड का मान हमको 14 मिला। अब हम लोग उत्तर का जाँच कर लेते हैं, ठीक है, उत्तर की जाँच, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष, इसमें लिखते हैं क्योंकि दायां पक्ष हम लोग को दिया हुआ है, दायां पक्ष बराबर 10 माइनस जेड बटा 2, ठीक है, 10 माइनस जेड का हम लोग को मान मिला है 14 लिख लेते हैं, कितना 14 बटा 2, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे 14 में तो 7 बार बन जाएगा, 7 दूना 14 होता है, ठीक है, और 10 में से 7 घटा देंगे तो आपको 3 बचेगा। तो देख रहे हैं ना हम लोग को बायां पक्ष कितना है, 3 ही है, बराबर हम लोग को बायां पक्ष मिला, बायां पक्ष, ठीक है। इस प्रकार ये हल होगा। चलिए हम लोग ई वाले को अब हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 5y बटा 3 प्लस 1 बराबर 6, ठीक है। अब हम लोग दोनों पक्ष में क्या करेंगे, यहाँ पहले 1 को हटाएंगे, तो क्या करते हैं दोनों में 1 घटा लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में से 1 घटाने, ठीक है, 1 घटाने पर, ठीक है, 5y बटा 3, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा और -1, ठीक है, बराबर 6 में से भी 1 घटाना पड़ेगा हम लोग को, घटा रहे हैं दोनों पक्षों में से। तो यहाँ पे देखिए 5 बटा 3y इस तरफ बचेगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस क्या ये 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग को y लाना रहता है, ठीक है। तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भागा में है तो 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर देखिए अंश में है तो 3 से हमको 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख देते दोनों पक्षों में किससे, 3 को हटाने के लिए ऊपर हम लोग 3 लिख देते हैं, यहाँ भागे में है, ठीक है, हर में है तो अंश में 3 लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए अंश में 5 है तो हर में 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 बटा 3, ठीक है, यहाँ पहले से और 3 बटा 5 का हमने गुणा कर दिया, और यहाँ पे y तो रहेगा ही, ठीक है, बराबर। तो दोनों पक्षों में करेंगे, यहाँ पर कितना 5 हो गया, 5 पहले से ही, और 3 बटा 5 का हमने गुणा कर दिया अलग से, ठीक है। तो देखिए यह 3 इससे कट जाएगा, यह 5 इससे कट जाएगा ना, या फिर गुणा कर देंगे 5 15 3 5 15, ठीक है, कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ y मिला हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर देखिए अंश में और हर में 5 है ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ आपको 3 मिलेगा, तो y का वैल्यू आपको सिर्फ 3 मिला, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं हम लोग, उत्तर की जांच, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 5y बटा 3 प्लस 1, ठीक है, y का वैल्यू हम लोग को निकाला है 3, ठीक है, 5 गुणते y का मान 3 और बटा 3 प्लस 1,
3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और सिर्फ 5 बचेगा प्लस 1, 5 में 1 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है, 6 जो कि हम लोग का क्या है बराबर दायां पक्ष है, दायां पक्ष, ठीक है। अब हम लोग हल कर लेते हैं ई के बाद एफ को, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर एफ दिया हुआ है 1.2 यक्स प्लस 3 बराबर 4.2, ये हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 को हटाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हम लोग को लेते हैं, लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 3 घटाने पर 3 हम लोग घटा दे रहे हैं, देखिए 1.2 यक्स है, ठीक है, ये गुणे में है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 है, ठीक है, और माइनस 3 कर लेंगे, घटा देंगे, यहाँ पे 4.2 दिया हुआ है और माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.2 यक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचा। देखिए अब जब इसमें से 3 घटाएंगे ना, 0.2 की उधर से नहीं घटाएंगे, इधर से ही घटाएंगे, और 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 1.2 बचा ना। तो अब देखिए 1.2 से हम क्या कर दें, इसमें भाग दे दें, क्योंकि हमको सिर्फ यक्स का लिखना रहता है, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में 1.2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए। जब हम 1.2 में भाग दे रहे हैं, किससे लिख देते हैं पहले, ठीक है, 1.2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा दोनों पक्षों में, ठीक है। यहाँ पे 1.2 अंश में भी है और हर में भी है, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिर्फ यक्स बचा। यहाँ पर भी वही बात है, अंश में भी हर में है तो सिर्फ 1 बचा, है ना, 1 का यहाँ पर यक्स में गुणा किए थे तो यक्स मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यह वैल्यू मिल गया। चलिए उत्तर का हम लोग जाँच कर लेते हैं, उत्तर की जाँच, ठीक है, उत्तर का जाँच हम लोग को बायां पक्ष दिया हुआ है, बायां पक्ष दिया हुआ है, देखिए 1.2 गुणते यक्स, साथ में ये प्लस कितना 3, तो 1 यक्स का मान हम लोग 1.2 यक्स का मान कितना 1 निकाले हम लोग, तो गुणते 1 प्लस 3, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी ना, तो 1.2 ही रह जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग, 3 1 4 हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि दायां पक्ष के बराबर आ गया हम लोग को, बराबर कितना दायां पक्ष आ गया, ठीक है। इस तरह हमने हल कर दिया। चलिए तो अब हम लोग जी वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है 2/3 यक्स ऋण 2, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ना ऋण 2 दिया हुआ है तो हम लोग पहले धन 2 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ये हटा देंगे, फिर इन संख्याओं को हटा देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग दोनों पक्षों में कितना 2 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 यक्स ऋण 2 और प्लस 2 हो जाएगा, और 0 में आप 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2/3 हो जाएगा यक्स, यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब हम लोग को हर में 3 है ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश में 3 लाएंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, और किसका भाग करेंगे 2 का भाग कर देंगे, ठीक है, ताकि अंश में है तो हर में भी आ जाए, तो क्या आ जाए सिर्फ यहाँ पर 1 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में कितना, देखिए 3 को हटाने के लिए क्या करना है, 3 का गुणा, और अंश में जो 2 है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हर में 2 लाना पड़ेगा, से गुणा करने पर, से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दीजिए 2/3 है, ठीक है, और गुणते 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और गुणते यक्स है, ठीक है, यहाँ पर 2 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह 3 इससे 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ यक्स बचेगा, हम लोग को यक्स बचा, और देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाए विभाजित हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 3 बचा, तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 3 मिला, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं उत्तर का जाँच, उत्तर का जाँच, ठीक है। तो हम लोग को बायां पक्ष दिया हुआ है, बायां पक्ष दिया हुआ है कितना, बायां पक्ष बराबर 2/3 यक्स ऋण 2, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग लाए हैं 3, तो 2/3 गुणते 3 ना, -2, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा,
और सिर्फ 2 में से आप 2 घटा देंगे, ठीक है, 2 बचा ना, और 2 में से 2 घटा देंगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 जो हम लोग का क्या है, दाहिना पक्ष है, दायां पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। तो देखिए हम लोग को एच दिया हुआ है 2x ऋण 3/5 बराबर 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले इस 5 को हटाइए, देखिए पहले इस 5 को हटाएंगे, फिर इस 3 को, फिर इसको 2 को, ठीक है। तो चलिए इस 5 को भागा में है ना, तो हमको गुणा करना पड़ेगा अब 5 का, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा गुणे में, और यहाँ पर क्या है पहले से 2x ऋण 3 है, इसको हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं, बटे 5 है, ठीक है, बराबर 7 गुणते 5 हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे, यहाँ 5 से 5 ये कट जाएगा, सिर्फ कितना 2x ऋण 3 बचेगा, है ना, ये विभाजित हो गया, ये यही सिर्फ बचा, और 7 5 होता है 35। अब देखिए अब इस ऋण 3 को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, धन 3 जोड़ेंगे दोनों में, देखिए ऋण 3 है, धन 3 जोड़ेंगे, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, 2x से ऋण 3 हो जाएगा और प्लस 3 कर लीजिए, ठीक है, 35 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ 2x बचा। और देखिए यहाँ पे 35 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 होता है, यहाँ पे 38 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणे में 2 है ना, तो भाग हम लोग को 2 से देना पड़ेगा, ठीक है। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए, तो 2x बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 38/2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, सिर्फ x बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 2 × 2, 2 × 2 हो जाएगा, और 1 बचेगा 8, 2 9 18, x का वैल्यू आया 19, ठीक है। अब हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर का जांच, ठीक है। उत्तर का जांच कर ले तो हम लोग को बायां पक्ष दिया हुआ है 2x ऋण, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर लिख रहे हैं 2x ऋण 3, ठीक है, बटा 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए और x का वैल्यू हम लोग निकालें 19, ठीक है, 2 गुणते 19 और ऋण 3 बटा 5, ठीक है। 19 दूना होता है 38, 19 दूना कितना 38, और ऋण 3 बटा 5, ठीक है। तो देखिए 38 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 35, ठीक है। अब 35 में आप भाग देंगे 5 से ना, तो 5 7 35 बराबर 7 जाएगा, और यही हम लोग का आ रहा है दाहिना पक्ष, ठीक है। तो बराबर लिख दीजिए, बराबर दायां पक्ष आ गया, ठीक है। तो हम लोग ने सही किया, चलिए ठीक है, अगली बार हल कर दिया जाएगा। अभ्यास 11वीं को अगली बार हल कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।